उससे अवेलेबल। तो 21 को एक टेस्ट है। Today we are going to start the topic that is animal husbandry. Okay, animal husbandry is a scientific management of animal livestock, including their feeding, breeding, and disease control. कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ी थी एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है, जो भी एनिमल्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किए जाते हैं, जिनसे एनिमल से बेनिफिट होता है, उनको प्रॉपर केयर, प्रॉपर फीड, प्रॉपर डिसीज से बचाया जाता है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है बेटा? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक, जिनमें कई तरह के एनिमल्स आते हैं, जिनको पूरी तरह से उनको खिलाया जाता है, फीड करवाते हैं, उनकी ब्रीडिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं एंड डिसीज कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल फार्मिंग जो है दैट इंक्लूड्स कैटल्स। विच टाइप ऑफ कैटल्स? मिल्चिंग एनिमल्स। मिल्चिंग एनिमल्स लाइक cow, buffalo, okay, goat, etc. ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग भी एनिमल हस्बेंड्री में ही आता है, पर पोल्ट्री फार्मिंग में जनरली एग लेइंग बर्ड्स को और जिनसे मीट कंज्यूम किया, मतलब मीट पर्पस के लिए चिकन को यूज किया जाता है। ठीक है, यानी कॉक एंड हेन। ठीक है, हेन को किस पर्पस के लिए उनकी फार्मिंग की जाती है? एग के लिए। और कॉक को किस पर्पस के लिए करते हैं बच्चे? मीट के लिए। यस, करेक्ट। ठीक है, ओके। एंड फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग भी की जाती है। फिश फार्मिंग से क्या ऑब्टेन होता है? डिफरेंट टाइप्स की फिश। ठीक है, कई तरह की फिश को एक बड़े से पॉन्ड में डाल के उनकी क्या की जाती है? फार्मिंग की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड फिश फार्मिंग। ठीक है, एक और है यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी, बी फार्मिंग। बी फार्मिंग किस पर्पस के लिए करते हैं बेटा? बी मैम फार्मिंग हनी के लिए। मैम हनी के लिए। मैम हनी के लिए। करेक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे कुछ आपको मैं टर्म्स बताऊंगी, आप लोग वो टर्म्स राइट करेंगे। फिश फार्मिंग इज कॉल्ड पिसिकल्चर। आपको डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ठीक है, फार्मिंग ऑफ द फिश इज कॉल्ड पिसिकल्चर। Okay, now second one is the apiculture. Apiculture bee farming या फिर rearing of bees is called apiculture. ठीक है बच्चे, फिश की फार्मिंग को बोलेंगे पिसिकल्चर और बी फार्मिंग को बोलेंगे एपिकल्चर। ठीक है, दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग हैं और अलग अलग बेनिफिट उनसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक और बात याद रखेंगे, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज की जाती हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कैटल फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल हस्बेंड्री में कैटल फार्मिंग की। कैटल फार्मिंग इज डन फॉर टू मेन पर्पस। कैटल फार्मिंग करते हैं दो मेन पर्पस को पूरा करने के लिए। पहला पर्पस होता है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, एंड द फार्म लेबर। फार्म लेबर मतलब जो एनिमल्स या जिन कैटल्स को यूज किया जाता है कुछ
मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लाने के लिए। जनरली आज के टाइम में लोग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स का यूज करते हैं। बट पहले क्या होता था, जो भी मटेरियल होता था उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल्स का यूज करते थे। कौन से एनिमल्स का यूज करते थे बेटा? मैम बुल्लक। या फिर ऑक्स। ठीक है, तो आज ये चीजें चेंज हो चुकी हैं, पर फिर भी हम बात करेंगे कि जिन एनिमल्स को सॉइल को प्लॉइंग करने के लिए या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उन एनिमल्स को बोलते हैं ड्राउट एनिमल्स। ड्राउट सूखा होता है, ड्राउट का मीनिंग, बट यहाँ पे ड्राउट का मतलब है वो एनिमल्स जिनको फार्म के लिए, लेबर के लिए यूज किया जा रहा है। फार्म में लेबर वर्क क्या हो गया? अगर आप कोई फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं ना बेटा, तो आपको सॉइल को प्लॉइंग करने के लिए, आजकल तो मैं बोल तो रही हूँ टेक्निक्स एडवांस होने की वजह से आजकल जो है ट्रैक्टर का यूज किया जाता है सॉइल को प्लॉइंग करने के लिए। और पहले कैटल्स को यूज करते थे, बुल को यूज करते थे प्लॉइंग करने के लिए। कुछ एरिया में अभी भी बुल को प्लॉइंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो एनिमल्स लेबर करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं ड्राउट एनिमल्स, और जिनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है उनको बोलते हैं मिल्चिंग एनिमल्स या मिल्च एनिमल्स। क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। बेटा लैक्टेशन पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं, क्या लिखा है, द पीरियड ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ। ठीक है, जो काउ का यंग वन होता है यानी काफ, उसके बर्थ होने के बाद जो फीमेल काउ है वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और कई तक जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन है। तो जो टाइम मिल्क प्रोडक्शन का रहता है उस पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है बच्चे, ये फीमेल में लैक्टेशन पीरियड होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि लैक्टेशन पीरियड, देखिए सभी टाइप की ब्रीड्स होती हैं कैटल्स की जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, हर किसी का लैक्टेशन पीरियड वेरी करता है। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड क्या करता है, वेरी करता है। कुछ काउ बहुत टाइम तक लैक्टेट करेंगी, दूध देंगी। ठीक है, और कुछ काउ जो होती है वो बहुत कम मंथ्स तक जो है वो लैक्टेट करती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड कि उस मिल्चिंग एनिमल में लैक्टेशन पीरियड कितनी है। ये समझ आ गया लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जब मिल्क की प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ द काफ स्टार्ट हो जाती है, दैट इज द lactation period. Milk production can be increased by increasing the lactation period. देखिए मिल्क प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाएगा? अगर किसी कैटल में, किसी मिल्चिंग एनिमल्स में लैक्टेशन पीरियड अगर बढ़ जाए, उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो ऑब्वियस है कि वो काफी टाइम तक क्या करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो मिल्क प्रोड्यूस करेगा तो जो एनिमल हस्बेंड्री यानी कैटल फार्मिंग कर रहा है उसको बेनिफिट होगा। ठीक है, उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। ओके, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे लिखा है फॉरेन ब्रीड्स। फॉरेन ब्रीड्स बताइए, फॉरेन ब्रीड्स कौन सी होती है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज फॉरेन ब्रीड्स? अच्छा, फॉरेन नहीं पता तुम लोगों को? मैम पता है। बताओ बच्चे, तो आउट बोलो। ऑफ इंडिया।
यस, वेरी गुड। हाँ, जो आउट ऑफ इंडिया किसी और कंट्री की ब्रीड्स होती हैं मिल्किंग एनिमल्स की, तो आप उनको बोलोगे फॉरेन ब्रीड्स। और एक और टर्म या एक और वर्ड यूज किया जाता है फॉरेन ब्रीड्स के लिए, एग्जॉटिक। एग्जॉटिक मतलब इंडिया के बाहर, ठीक है। इंडिया के बाहर की जो ब्रीड हुई that is called exotic breed, it is also called foreign breeds। ये वर्ड हम आगे पढ़ेंगे, exotic वर्ड, ठीक है। मतलब यूज करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि exotic breeds कौन सी होती हैं, which is out of our country, that is India, मतलब हमारी इंडिया से बाहर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे उन ब्रीड्स के नाम भी लिखे हैं जो फॉरेन ब्रीड्स है। क्या नाम लिखा है यहाँ पे बताओ जरा। मैम जर्सी एंड मैम जर्सी एंड सेकेंड इज ब्राउन स्विस ब्राउन yes, yes, ब्राउन स्विस there are different types of yes, there are different types of foreign breeds of milking animals, but यहाँ पे two के एग्जाम्पल दिए हैं, one is the jersey and second one is the brown Swiss, ठीक है। ये ज्यादा टाइम तक लैक्टेट करती हैं। क्या लिखा है, ये ऐसी ब्रीड है विच लैक्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लोकल ब्रीड्स कौन सी हुई, जो हमारे इंडिया की है, ठीक है। क्या क्या नाम लिखा है लोकल ब्रीड का, दैट इज रेड सिंधी एंड सेकेंड वन इज द साहिवाल। आप लोग ये नेम आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। foreign breeds of the milking animal, that is the Jersey and Brown Swiss, which lactate for a long period, okay. And some are local breeds. Local breeds means which is found in India, that breed is the red Sindhi and Sahiwal, ठीक है। उनमें भी कुछ अच्छी क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या है, वो अपने आप को लोकल ब्रीड जो होती है दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डिसीज। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको मैं दो वर्ड लिख के बताऊंगी, आप मेरे को बताएंगे अगर किसी को इसका मतलब पता है तो। वन इज द रेजिस्टेंट एंड अदर वन इज द सेंसिटिव। अगर पता है तो बताओ बेटा, what is resistant and what is sensitive? And resistant बेटा बोलो, कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता। बेटा रिपीट करो। यस बोलो बच्चे। Resistant means the animals or the organism which protect from the any disease, ठीक है, जो अपने आप को किसी भी डिसीज से रजिस्ट कर सकता है, यानी कि हिंदी में आप इसको बोल सकते हो कि वो अपने आप को, आप लोगों ने सुना होगा प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को पैथोजन से बचा सकता है। पैथोजन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। पैथोजन्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कॉज द डिसीज, ठीक है। तो जो पैथोजन्स हैं, अगर उनके अगेंस्ट कोई ऑर्गेनिज्म, अनदर ऑर्गेनिज्म अपने आप को इजिली प्रोटेक्ट कर सकता है, उससे फाइट करवा सकता है, तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोल देंगे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। बच्चे यहाँ पे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म कौन हुआ, जैसे मान लीजिए कि
फॉर एग्जाम्पल कोई ए ऑर्गेनिज्म है, कोई बी ऑर्गेनिज्म है, दोनों एनिमल्स को अज्यूम करिए, ठीक है। इनके ऊपर एक बैक्टीरिया का अटैक हुआ। बैक्टीरिया कौन हुआ? पैथोजन हुआ, ठीक है। बैक्टीरिया कौन हुआ? पैथोजन हुआ। तो बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? डिसीज कॉज करेगा ऑर्गेनिज्म ए और बी में, ठीक है बच्चे। अगर बैक्टीरिया ए ऑर्गेनिज्म में डिसीज कॉज ना कर पाए तो मतलब ए ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? वो पैथोजन के अगेंस्ट क्या कर सकता है? फाइट कर सकता है। तो वो कौन हुआ? रेजिस्टेंट हुआ, ठीक है। उसने क्या किया? अपनी बॉडी को उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, अच्छे सुने क्या बोल रही हूँ मैं। ए ऑर्गेनिज्म इजिली अपने आप को बचा सकता है उस बैक्टीरिया से, तो वो कौन हुआ? रेजिस्टेंट हुआ। और अगर बी ऑर्गेनिज्म उस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है और उसको काफी सिवियर प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो सेंसिटिव हुआ। वो कौन हुआ? सेंसिटिव हुआ, ठीक है। जिसने अपने आप को बचा लिया वो रेजिस्टेंट, और जो बचा नहीं सका वो कौन हुआ? सेंसिटिव हुआ, ठीक है। तो वहीं पे अब आप एक वर्ड देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो लोकल ब्रीड है हमारे इंडिया की, दैट इज रेड सिंधी एंड सहीवाल। ये ऐसी ब्रीड हैं जो अपने आप को डिसीज से बचा सकती हैं, ठीक है। देखिए, हमें कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसमें अच्छी क्वालिटी ज्यादा है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी क्या हो? सपोज करिए कि दैट ऑर्गेनिज्म इज अ फीमेल कॉ, ठीक है। दैट ऑर्गेनिज्म इज अ फीमेल कॉ। उस फीमेल कॉ में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या करे? लैक्टेट करे। लॉन्ग टाइम तक क्या करे बेटा? लैक्टेट करे, यानी लैक्टेशन पीरियड उसका लॉन्ग होना चाहिए। बात समझ आ गई? सेकेंड थिंग कि वो फीमेल को अपने आप को क्या कर सके? बोलो। डिसीज से अपने आप को क्या कर सके? बचा सके। यस, डिसीज रेजिस्टेंट की क्वालिटी भी होनी चाहिए। देखो ध्यान से समझना कि मान लो कि उस फीमेल कौ में सिर्फ एक ही अच्छी क्वालिटी है। क्या अच्छी क्वालिटी है? कि वो लॉन्ग टाइम तक लैक्टेट करेगी, ठीक है। बट मान लो कि उस फीमेल कौ को कोई पैथोजन उसकी बॉडी पे अटैक करता है, ठीक है, और वो फीमेल कौ उस पैथोजन से फाइट नहीं कर पाती और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड का क्या लेना? फिर होगा कोई बेनिफिट जब उसको डिसीज ने इन्फेक्ट करके उसको किल कर दिया? बात समझ आ रही है? नहीं हो, कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। तो क्या होना चाहिए कि फीमेल कौ जो है, जो भी ऑर्गेनिज्म जिनसे हमें बेनिफिट हो रहा है, उसमें सुपीरियर करेक्टर ज्यादा होने चाहिए। सुपीरियर करेक्टर मतलब वो करेक्टर जो एक कैटल फार्मर को ज्यादा बेनिफिट दे, और वो करेक्टर किसमें होने चाहिए? कैटल में होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यील्ड को वो ले सके। कौन? फार्मर। कौन सा फार्मर? कैटल फार्मर, ठीक है। जो कैटल फार्मिंग करेगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट तभी होगा जब उस ऑर्गेनिज्म में अच्छे कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो देखो, एक फीमेल कौ अगर लॉन्ग टाइम तक लैक्टेट करती है और साथ में उसमें डिसीज रेजिस्टेंट की क्वालिटी भी है, तो क्या वो कैरेक्टर दोनों बेनिफिट देंगे ना उस फार्मर को? देंगे कि नहीं देंगे? बच्चे बोलिए। यस मैम। ओके, अब मैं आपको देखिए ध्यान से समझना आप लोग। एक एग्जॉटिक ब्रीड ली हमने, कोई नाम बताओ जरा एग्जॉटिक ब्रीड का। अभी बताई मैंने। मैम जर्सी। यस, जर्सी, वेरी गुड, ठीक है। और एक लोकल ब्रीड का नाम बताओ। मैम सहीवाल। रेड सिंधी। रेड सहीवाल लिख लिया,
रेड सिंधु भी है, सहीवाल भी लिख दिया, ठीक है। दिस इज द फीमेल एंड सहीवाल इज द मेल, ठीक है। फीमेल कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करता है? एग। मेल कौन सा गैमीट प्रोड्यूस करता है? स्पर्म, ठीक है बच्चे। सहीवाल जो एक मेल कैटल है उससे क्या लिया गया? देखो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। जब कोई आर्टिफिशियल या नई ब्रीड तैयार की जाती है तो उसमें ह्यूमन के बिना वो प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो क्या करेगा, एक वेटरनरी डॉक्टर क्या कर सकता है, ठीक है, वो एक इंजेक्शन लेगा, उस इंजेक्शन में क्या फिल करेगा? सीमन। उस सीमन में क्या होंगे? स्पर्म होंगे, ओके। और वो फीमेल के बॉडी में क्या कर देगा? इजेक्ट कर देगा, ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई। इंजेक्शन Yes, के ma'am. थ्रू वो स्पर्म Yes, जो ma'am. है वो फीमेल कौ की बॉडी में इजेक्ट कर दिया। वहां पे फीमेल कौ के बॉडी में एग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग के साथ वो स्पर्म क्या कर जाएगा बच्चे? फ्यूज कर जाएगा और क्या बनाएगा? जायगोट। Zygote. आप लोगों ने आई थिंक ये चीजें पढ़ी होंगी लोअर क्लासेस में। और जायगोट के बाद बनेगा एम्ब्रियो और फिर डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्या बनेगा? फीटस। फीटस यानी कि यंग वन, ठीक है बच्चे, यंग वन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, यंग वन बनेगा, ठीक है, यानी कि बेबी, ओके। तो यहाँ पे बात ध्यान से समझिए, एग्जॉटिक ब्रीड में क्या क्वालिटी थी? उसमें उस फीमेल में क्या अच्छा करेक्टर था? लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। Long lactation. यस, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड। वहीं पे लोकल ब्रीड सहीवाल में कौन सा करेक्टर था? डिसीज रेसिस्टेंट का, ठीक है बच्चे, कौन सा करेक्टर था? ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के करेक्टर्स, फादर और मदर के करेक्टर किस में आएंगे? यंग वन में आएंगे, किसमें आएंगे? Young ठीक है? one. ऐसे तो नहीं था। फीमेल काउ जो जर्सी काउ थी, फीमेल काउ, उसमें सिर्फ एक ही अच्छा करेक्टर था, जबकि डिसीज रेजिस्टेंट का नहीं था। बात समझ आ रही है? Yes, बट ma'am. मेल में, मेल तो लैक्टेट करता ही नहीं, तो मेल में भी एक ही करेक्टर था, वो कौन सा? डिसीज रेजिस्टेंट था। तो जब आगे यंग वन प्रोड्यूस होता है, और बच्चे अगर वो यंग वन मेल ऑफस्प्रिंग होगा तो बेनिफिट नहीं होगा फार्मर को, बट अगर वो यंग वन फीमेल काउ होगा तो कितना बेनिफिट होगा? इसमें दोनों फादर और मदर के करेक्टर शामिल होंगे, प्रेजेंट होंगे। एक तो वो लैक्टेट भी लॉन्ग टाइम तक करेगा और दूसरा उसमें डिसीज से प्रोटेक्ट करने की पावर भी होगी। तो बच्चे इसको बोलते हैं ब्रीडिंग, ठीक है बच्चे, जिसकी हेल्प से दो अलग अलग तरह के नेचर देखो, एक एग्जॉटिक ब्रीड ली, एक लोकल ब्रीड ली, और उससे तैयार हुआ एक ऐसा ऑफस्प्रिंग यानी यंग वन जिसमें दोनों ब्रीड्स के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। दोनों ब्रीड मतलब एग्जॉटिक ब्रीड और लोकल ब्रीड। समझ आ गया जो समझाया मैंने आप लोगों को? तो इससे फार्मर को क्या होगा? ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है बच्चे। फार्मर जो कैटल फार्मिंग कर रहा है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब Yes, देखिए, ma'am. आप लोग कैटल्स को रखते हो, कैटल फार्मिंग करते हो, तो आप उनके शेल्टर की सफाई करते हो, क्लीनिंग करते हो? आपको क्या 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 Yes, ma'am. प्लानिंग या क्या क्या मैनेजमेंट करनी है, किन किन चीजों की जरूरत है कैटल फार्मिंग करने के लिए, तो आप लोग वो क्वालिटी, वो चीजें बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है आप उनको एक अच्छा हाइजीनिक क्या देंगे? शेल्टर देंगे, ठीक है। शेल्टर अच्छा होगा तभी वो अच्छा रहेंगे ना बच्चे। अगर आप शेल्टर को क्लीन नहीं करोगे तो उनको क्या हो जाएंगी? डिसीज हो जाएगी, ठीक है। आपको उनको
प्रॉपर टाइम में खाना भी देना है, फीडिंग करवानी है, वाटर प्रोवाइड करना है, ठीक है। और शेल्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें अच्छे से हवा आ सके, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। अगर वेंटिलेशन नहीं होगी तो भाई क्या होंगे, एनिमल्स को प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी तो वो बीमार पड़ेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। आगे बात समझ बच्चे? तो यहाँ पे बताया है आगे, जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, सहीवाल और जर्सी के बीच में क्रॉस करवाया, वो क्रॉस ही तो हुआ एक तरह से, मेटिंग करने से यंग वन जो आया उसमें दोनों के करेक्टर थे, जिसमें लिखा है यहाँ पे कि क्रॉस ब्रीड करवाने से क्या होता है, दोनों एनिमल्स के करेक्टर एक ही ऑर्गेनिज्म में आएंगे, यानी उनके यंग वन में, जिससे फार्मर को ज्यादा बेनिफिट होगा या ब्रीडर को ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, कैटल शेल्टर शुड बी क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड विद स्लोपिंग फ्लोर फॉर इजी क्लीनिंग। ठीक है, फ्लोर ऐसा होना चाहिए जहां पे पानी इकट्ठा ना हो, ठीक है, काउडंग इकट्ठा ना हो, स्लोप में कुछ ऐसा बनाना चाहिए फ्लोर को ताकि अच्छे से क्लीनिंग की जा सके। ओके, कैटल के शेल्टर की अच्छे से सफाई की जा सके। नाउ सेकेंड इज द कैटल फीड शुड इंक्लूड रफेज। रफेज पता किसको बोलते हैं? फाइबर कंटेनिंग फूड को बोलते हैं, फाइबर कंटेनिंग फूड जो हमें अपने कैटल्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, लिखा हुआ है रफेज कंटेनिंग मेनली फाइबर्स एंड कंसंट्रेट कंटेन्स प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। अब आपको मैं बताती हूँ कि कैटल्स को क्या क्या चीजें ज्यादा दी जाती हैं। ठीक है, यस मैम। एक होता Yes, है ma'am. रफेज, रफेज, और दूसरा होता है कंसंट्रेट। तो जिन लोगों के घर पे कैटल्स हैं, बताओ आप लोग अपनी कैटल्स को खाने के लिए क्या देते हो? बोलो बच्चे। मैम घास। ठीक है, ग्रास इंक्लूड द रफेज। और बताओ और क्या देते हो? हे फाइबर्स देते हो, सूखी घास जो होती है, ठीक है, हे Yes. फाइबर। फाइबर जैसे हमें फाइबर डाइजेशन, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही कैटल्स को भी फाइबर कंटेनिंग फूड देंगे जिसको रफेज बोला जाता है, तो वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चे बताइए, और क्या देते हैं कैटल्स को, बताओ। इसके अलावा कुछ और देते हैं? कैटल्स को कंसंट्रेट भी दिया जाता है। अब कंसंट्रेट क्या होता है? ऐसा फीड दी जाती है आर्टिफिशियल, तुम लोगों ने देखा होगा कैटल्स की फीड मिलती है एक अलग से, जिसमें प्रोटीन कंटेंट और न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बच्चे, प्रोटीन उस कैटल की ग्रोथ को बढ़ाएगा और हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। मार्केट में कई तरह की कैटल्स की फीड अवेलेबल है जो कैटल्स के मिल्क को क्या करती है, इंक्रीज करती है, मिल्क की यील्ड को क्या करती है बच्चे, इंक्रीज करती है। लेते हैं ना मार्केट में, होती है Yes, ना? ma'am. ठीक है, तो जो अलग फीड कैटल को दी जाती है सिर्फ प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा देने के लिए, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेट। ठीक है, तो कैटल फार्मिंग में जो चीजें उनको दी जा रही हैं खाने के लिए वो है रफेज। जनरली आप लोग ने देखा है कि ज्यादातर लोग रफेज ही यूज करते हैं, कंसंट्रेट नहीं देते हैं, बट कुछ बहुत बड़े बड़े फार्म जो हैं कैटल्स के, वो कंसंट्रेट भी ज्यादा देते हैं और रफेज भी देते हैं। और कंसंट्रेट देते हैं ना, तो उनकी वजह से उस चीज को खाने से कैटल्स का हेल्थ देखोगे आप, उसका साइज देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा साइज रहता है। ठीक है बच्चे, जैसे बॉडी Yes, बिल्डर ma'am. होते हैं ना, ज्यादा अगर अच्छी डाइट लेके प्रोटीन वाली तो उनकी बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, ज्यादा साइज में बड़ी होती है। ठीक है, तो वैसे ही कैटल्स के लिए दो तरह का खाना यूज किया जाता है, वन इज रफेज जिसमें सिर्फ फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है,
ठीक है, और कंसंट्रेट जिसमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। आगे देखिए, कैटल्स को डिसीज से भी बचाना है। पैरासाइट्स, वो पैरासाइट किसको बोलते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं। एक पैरासाइट जो बॉडी के साथ अटैच हो जाता है, चिपक जाता है और एनिमल्स के ब्लड को सक करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कैटल्स की बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा लाउस बोलो या लाइस बोलो, ठीक है, छोटे छोटे बग्स की तरह बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो उनकी बॉडी पे अटैच होते हैं और ये क्या करते हैं, एनिमल्स के ब्लड को सक करते हैं। और जब वो एनिमल के ब्लड को सक करते हैं तो वो एनिमल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो हमें उन पैरासाइट से अपने एनिमल्स को बचाना है प्रॉपर। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरल, अदर पैथोजन से भी प्रोटेक्ट करना है। अगर एनिमल खुद डिसीज से बच सकता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं बच सकता है तो हमें उनको बचाने के लिए क्या करना है, अपने डॉक्टर जो वेटरनरी डॉक्टर होता है उस पे मतलब एटलीस्ट मंथ में एक बार सर्वे जरूर करवाना है। बड़ी फार्मिंग अगर कर रहे हैं ना फार्मर, तो बच्चे हर मंथ वेटरनरी डॉक्टर अगर विजिट करेगा उस फार्म पे तो वो कैटल को देख सकता है। ठीक है, उनमें अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस कैटल को अदर कैटल से अलग रखा जाएगा ताकि इन्फेक्शन सभी कैटल्स को ना हार्म करे। ठीक है बच्चे, जैसे कोई Yes, ma'am. बैक्टीरियल या वायरल बीमारी होती है, डिसीज होती है, तो जिसको हुआ है वो वायरस का अटैक, उसको अलग कर दिया जाता है ना हेल्दी पर्सन से, ताकि वो औरों को इन्फेक्ट ना करे। तो वैसे ही कैटल की अगर कैटल में कोई सिम्टम नजर आ रहे हैं, अगर डॉक्टर विजिट करके उसको तो वो उसको अलग रखेंगे ताकि उसकी अच्छे से केयर की जाए और बाकी टेस्ट को भी, ये सब मैनेजमेंट करनी होती है एक कैटल फार्मर को। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, कुछ पैरासाइट होते हैं जो एनिमल्स की स्किन के ऊपर फंगस का अटैक होता है। समटाइम एनिमल्स की नोज पार्ट से बहुत ज्यादा वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट होता है, तो वो भी समटाइम इन्फेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में कुछ डिसीजेस के नाम भी बताऊंगी जो कैटल्स को होती हैं और कुछ पैथोजेंस भी बताऊंगी जो वो डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है Yes, बच्चे, ma'am. कुछ Yes, ऐसे ma'am. पैथोजेंस होते हैं जो कैटल के स्टमक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिससे कुछ कैटल्स खाना बंद कर देती हैं। ठीक है, खाना नहीं खाती हैं, मतलब वो कुछ भी फीड नहीं करती हैं। ठीक है, किसी में किसी वॉर्म यानी स्मॉल वॉर्म, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, अगर कंटेमिनेटेड वाटर आप उनको दोगे ना कैटल्स को, तो वो वॉर्म्स उनके लीवर को, उनके इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है, जिससे कैटल की डेथ हो सकती है। जैसे हम लोगों को टाइम टाइम से अलग अलग तरह की वैक्सीनेशन होती है हमारी, तो आपको पता है कि जो कैटल्स होती हैं, कैटल्स को भी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया जाता है ताकि उनको भी कोई वायरल या बैक्टीरियल डिसीज ज्यादा इन्फेक्ट ना कर सके, क्योंकि वैक्सीनेशन से उनकी कैटल्स की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। इम्यूनिटी मतलब डिसीज से फाइट करने की पावर बढ़ जाती है। अगर वैक्सीनेशन करवाया होगा तो वो कैटल इजीली वायरस और बैक्टीरिया से लड़ सकता है और उसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है बच्चे, समझ आ गया सभी को? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये है कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग में आपने क्या पढ़ा कि दो पर्पस के लिए कैटल फार्मिंग क्यों की जाती है, टू पर्पस के लिए करते हैं, एक है मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा है फार्म लेबर के लिए। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क रहेगा, यू विल राइट द डिफरेंस बिटवीन ड्राउट एनिमल्स एंड मिल्चिंग एनिमल्स। आप राइट करेंगे डिफरेंस। ठीक है,
सेकेंड आप लोग नेम लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, नेम द मिल्चिंग एंड ड्राउट एनिमल्स, ठीक है, एटलीस्ट 5 या फिर एटलीस्ट 3 नेम एग्जांपल्स बताएंगे, 3 examples of drought animals and 3 examples of milching animals. Firstly, you will write the difference and then you will write the name of drought and milching animals. Okay. उसके बाद आप